Hello my dear students, welcome to the channel Physics Passion. Today in this lecture we are going to study about electricity. तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी का एक क्विक रिवीजन वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी पे कैसे क्रिएट होता है? तो कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। तो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से पूरी बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एसआई यूनिट चार्ज का कूलम होता है, आपको ये पढ़ना है। और टाइप्स ऑफ चार्ज जो हैं पॉजिटिव और निगेटिव, दो तरह के चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो मैंने लिखा लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, है ना। तो लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो दो पॉजिटिव अगर चार्ज होंगे, अगर दो प्लस के चार्ज होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में जो होगा रिपल्सन का फोर्स लगेगा, क्योंकि ये अनलाइक है, लाइक चार्जेज हैं। और अनलाइक चार्जेज होता एक प्लस का एक माइनस का होता, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स से। ठीक है, तो मैंने कहा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अगर बात करें तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन। किसी भी मैटर को अगर आप ब्रेक करते हो एटम्स में, और फिर एटम को ब्रेक करते हो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, तो जो पार्टिकल्स मिलेंगे वो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, प्रोटॉन मिलेंगे और न्यूट्रॉन मिलेंगे। और इसको समझना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन जो है ये निगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ये निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो माइनस चार्ज होगा, और 1.6 10⁻⁻90 कूलम होगा, -19 कूलम होगा। ये डेटा आपको याद रखना है क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी इस डेटा की कहीं कहीं न्यूमेरिकल्स में। फिर प्रोटॉन की बात करें, चार्ज ऑन प्रोटॉन तो प्लस हो जाएगा, बाकी मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड है वहीं प्रोटॉन पे भी होगा, तो प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये हो गया चार्ज ऑन प्रोटॉन। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो इसको हम कहेंगे Q = NE। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज की वैल्यू जो क्रिएट होती है वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीपल होता है ना। इलेक्ट्रॉन्स अगर 10 आ रहे हैं किसी बॉडी पे तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा? 10E। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि किसी चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन्स Q की वैल्यू कितना हो जाएगी? NE। तो n इंटू ई का मान आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसकी वैल्यू जो होगी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि आ रहा है। इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे कि मुझे अगर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, Q = NE। ये फॉर्मूला हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं, Q = NE। मुझे चार्ज की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम, n का मान नहीं पता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू 1.6 10⁻⁻90 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, 1/1.6 10⁻⁻90 = n आ जाएगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10/16, और ये 10⁻⁻19 ये +90 बन जाएगा ऊपर जाके। ठीक है, और = हो जाएगा n। तो इसको सॉल्व करोगे तो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे n = यानी तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक कूलम चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है वो कितना होता है? 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी एक लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये 1 कूलम चार्ज को बनाते हैं, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज को आपको पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है,
अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हम लोग समझेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब हुआ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, रेट को। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास कंडक्टर है ऐसे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें इंटर कर रहे हैं। अब यहाँ पे टाइम की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, कि कितने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। यानी अगर टाइम की वैल्यू अगर आप फिक्स कर दो 1 सेकेंड कर दो, तो 1 सेकेंड के अंदर में अगर आपके 1000 इलेक्ट्रॉन पास कर गए, ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर में अगर आपके 1000 इलेक्ट्रॉन पास कर गए, तो यहाँ पे 1000 रख देंगे वैल्यू, और यहाँ पे बाई टाइम रख देंगे 1 सेकेंड, तो यहाँ से करंट की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो करंट की वैल्यू हम नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना पासिस थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं रेट के ऊपर। तो इसका मैंने लिखा कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, किसी क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज फ्लो करने का रेट है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं यूनिट टाइम में। फार्मूला इलेक्ट्रिक करंट का देखिए, टाइम यूनिट टाइम लिखा है, नीचे आ जाएगा चार्ज बाई टाइम क्या हो जाएगा, मेरा फार्मूला हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं चार्ज की वैल्यू एनी हो जाती है ना, क्योंकि चार्ज हमने एनी पढ़ रखा है, और टाइम की वैल्यू टी, ठीक है ना, टी में लिख दिया मैंने इसको। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और टाइम क्या है, जो भी टाइम आपको लगता है, टाइम टेकन। तो जैसे हम अगर मुझे बोलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड करिए, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, जिसको आंद्रे मैरी एम्पियर के सम्मान में रखा गया है ना, आंद्रे मैरी एम्पियर, है ना। तो इनके नाम पे रखा गया है। ऐसा यूनिट ऑफ जो करंट होता है वो एम्पियर होता है। करंट की जो मतलब जो होती है वो करंट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है। करंट का डायरेक्शन भी होता है, आपने पढ़ा रखा होगा पहले कि करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव की डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट को माना गया है। लेकिन करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, बट करंट जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है ना। तो इसीलिए करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी के अंदर आता है। फिर हमने एम्पियर की बात किया। एम्पियर जो है 1 एम्पियर की वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। 1 एम्पियर पूछ देगा किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। ये मैंने कैसे पता किया, यहाँ से पता किया, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को क्या लिखूंगा, एम्पियर में, चार्ज को लिखूंगा कूलम में, और टाइम को लिखूंगा सेकेंड में। तो देखिए 1 एम्पियर की वैल्यू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, ठीक है। कभी कभी क्या होता है बच्चे से, अगर आपसे पूछ सकता है कि एम्पियर को डिफाइन करिए, एम्पियर का जो फर्स्ट लेटर होता है वो छोटा ए से लिखा जाता है, लेकिन अगर केवल सिंबल अगर हमें लिखना होगा तो मुझे कैपिटल ए से लिखना पड़ता है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछेगा कि एम्पियर को डिफाइन करिए, 1 एम्पियर को, तो मैं लिखूंगा कि 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। यहीं से डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं कि इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through the any cross section of conductor in 1 second, then the current flowing through the conductor is said to be 1 ampere. समझ में आ गया? When 1 coulomb of charge passes through the cross section of any conductor in 1 second, then the current flowing through the conductor is said to be 1 ampere. ये हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको कभी कभी सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख देगा, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो इसकी वैल्यू जो है 1 एम्पियर की 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, या कूलम सेकेंड की पावर -1, ये भी हो जाती है, ठीक है। कूलम सेकेंड की पावर -1, कूलम को कैपिटल सी से लिखेंगे और सेकेंड जो होगा स्मॉल एस से लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बात किया कि अगर मुझे क्वेश्चंस करने हैं इस पर, तो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं करंट के, जैसे 1 मिली एम्पियर कहीं कहीं दे देगा, तो 1 मिली एम्पियर बराबर होगा 10 की पावर -3। ये मिली क्या है, प्रीफिक्स है, और ये माइक्रो क्या है, ये भी प्रीफिक्स है। मिली को 10 की पावर -3 से लिखते हैं, माइक्रो को 10 की पावर 6 से लिख सकते हैं, 10 की पावर -6 माइक्रो कहते हैं। अब पूछेगा कि करंट किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है 150 मिली एम्पियर, ये न्यूमेरिकल हम लोग करने जा रहे हैं। तो करंट की वैल्यू मेरे को दे रखी है, कितना दे रखा है, I इज इक्वल टू 150 मिली एम्पियर। अब इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, 150 मिली को मैं लिख दूंगा 10 का पावर -3 एम्पियर, ठीक है। और फ्लोज थ्रू द सर्किट फॉर 2 मिनट, 2 मिनट के लिए फ्लो कर रहा है। तो सबको पहले SI यूनिट में लेके आओ। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
सॉरी आई की वैल्यू कितनी हो गई, टाइम की वैल्यू 2 मिनट, तो 2 इंटू 60 सेकेंड यानी 120 सेकेंड। अब आपसे पूछा है हाउ फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, जो कि सर्किट से फ्लो करता है ना। तो अमाउंट ऑफ चार्ज हमें निकालना है, Q इज इक्वल टू, है ना। तो हम पढ़ेंगे ना, क्या पढ़े हैं, Q इज इक्वल टू, हमने I बराबर क्या पढ़ा है, I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो I इंटू टी कर देंगे, I इंटू टी कर देंगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, Q की। अब यहाँ से Q का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो नाउ अब लिख देंगे I का मान कितना है 150 इंटू 10 का पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू लिख देंगे 120 सेकेंड इज इक्वल टू Q, और ये जो आएगा ये कूलम में आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 18,000 इंटू 10 का पावर माइनस 3 इज इक्वल टू Q। तो ये आ जाएगा मेरा 18 कूलम इज इक्वल टू Q। तो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी 18 कूलम, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे, है ना। आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले सबको क्या करना है, उसके एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। जैसे मिली एम्पियर में दिया है तो एम्पियर में करेंगे, मिनट में दिया है तो सेकंड में करेंगे, ठीक है। तब इसको सॉल्व करेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ बोला है एक और न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं। जैसे हमने चार्ज का करंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 ठो, I इज इक्वल टू Q बाई टी और एनी बाई टी। Q को मैंने एनी बाई टी लिख दिया था, तो मैं इसको यूज़ करना आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे एनी बाई टी को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए एनी बाई टी पे ये क्वेश्चन है, ये बना देते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, दिया हुआ है मेरे को, सॉल्यूशन लिखेंगे। और टोटल ऑफ इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज थ्रू द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन कनेक्टेड थ्रू अ एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर 20 सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालनी है, तो करंट की वैल्यू से पहले हम n लिख लेंगे। हमें दिया क्या है 6 इंटू 10 की पावर 46 इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n की वैल्यू मेरे पास दे रखी है। चलिए फिर उसके बाद हमको दिया है n की वैल्यू आ गई, टाइम की वैल्यू दे रखी है, टाइम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 20 सेकेंड, ठीक है। और इसके बाद हम इसको n हो गया, t हो गया, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो पता ही है, तो I का फार्मूला होता है NE बाई टी। Q को हमने NE से रिप्लेस कर दिया, Q को हम NE भी लिख सकते हैं। N का मान क्या रखेंगे 6 इंटू 10 की पावर 46, E का मान 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है, बाई टाइम को लिख देंगे 20 सेकेंड। टाइम सेकेंड में है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आएगा 0.48 इंटू 10 का पावर माइनस 27 एम्पियर। इसको जब 4.8 इंटू 10 की पावर 26 एम्पियर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। तो जैसे मान लीजिए कि एक सिचुएशन हम इमेजिन करते हैं कि एक यहाँ पे Q चार्ज हमने लग रखा है, प्लस का कोई Q चार्ज है, इसका कोई वैल्यू है लेकिन ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स किया हुआ है पहले से, ठीक है। ये मैंने कॉन्सेप्चुअल जो थिंक है, जो आपको कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए लिया है। तो अगर Q चार्ज मैंने ले लिया है और यहाँ पे कोई प्लस Q चार्ज, ये प्लस Q चार्ज क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया गया है, ठीक है, और ये इन्फिनिटी है। जब ये चार्ज इन्फिनिटी पर होगी तो इस Q चार्ज का कोई इस पे अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होगा, अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स इस पे जीरो होगा, तो देयर इज नो अट्रैक्शन एंड नो रिपल्सन। तो इसकी जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी इन्फिनिटी पे वो जीरो मानी जाएगी, तो V इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, जीरो। आ गया समझ में। तो पोटेंशियल क्या है कि ये इस जगह पे पोटेंशियल इसकी जीरो हो जाएगी। अब थोड़ा सा समझते हैं बात को। जब इस चार्ज को हम इधर लेके आएंगे तो जैसे जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो ये जो मेरा प्लस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, बिकॉज ये दोनों का सेम नेचर है। तो जब इसको रिपेल करेगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा, और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अपोजिट में इसको लेके आना चाहते हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क की वैल्यू मैंने ली W लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मैंने क्या लिया, W वर्क किया। तो ये जो वर्क मैंने किया यही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। अगर चार्ज की वैल्यू 1 यूनिट है तो 1 कूलम है तो हमने इसको पॉइंट P मान लिया। तो पोटेंशियल एट P अगर हमसे पूछेगा तो W बाई Q, और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो Vp का मान कितना आ जाएगा, W आ जाएगा। अगर 2 रहेगा तो W बाई 2 आ जाएगी। तो चार्ज की जो वैल्यू होगी उसमें वर्क से डिवाइड कर देंगे
तो हमारा पोटेंशियल आ जाएगा उस पॉइंट का, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ क्यू का, तो सोचो इस पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि चार्ज तो सेम है, चार्ज की वैल्यू तो 1 ही यूनिट रहेगी, लेकिन इसको लाने में जो वर्क किया जाएगा वो वर्क की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स जो है, सॉरी रिपल्सन फोर्स जो है इधर जो लग रहा है ये चार्ज के द्वारा, क्योंकि ये चार्ज फिक्स है, ये कहीं जा नहीं रहा है, नॉट मूवेबल, स्टेशनरी है, तो इसका जो रिपल्शन फोर्स होगा इस पर वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मान लो कि इसको मैंने दूसरा नाम दे दिया, आर दे दिया, तो वी एट आर बोलेगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक लाने का अगर वर्क जो मैंने किया है, अगर मैंने डब्ल्यू डैश किया तो डब्ल्यू डैश बाई क्यू इस आर का पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल एट आर। लेकिन आपसे पूछेगा कंपेयर करने के लिए, तो वी एट आर इज ग्रेटर देन वी एट पी, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो पोटेंशियल को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ भी हम आर पर लिखें तो ऐसे भी डिफाइन होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कहेंगे। अब बात कर रहे हैं पोटेंशियल का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है वो क्या है? इसका ऐसा यूनिट वोल्ट है। अल्सांद्रे वोल्टा के नाम पे इटालियन फिजिसिस्ट थे, उसको समझ लीजिए कि अल्सांद्रे वोल्टा के नाम पे इनको वोल्ट रखा गया था इसका नाम। तो ऐसा यूनिट क्या है इसका? वोल्ट है, पहली चीज़। दूसरा कि एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो जहां पर आप इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेके आ रहे थे, अब इन्फिनिटी से नहीं ला करके आप कैसे लाओगे? आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके जाओगे। अब इन्फिनिटी का केस नहीं है, ठीक है। तो मान लो कि तुम्हारे पास फिर ये कोई क्यू चार्ज मैंने फिक्स कर दिया, प्लस का क्यू चार्ज हमने फिक्स किया है, और ये मेरा कोई पॉइंट ए है, ये मेरा कोई पॉइंट बी है, इस जगह का पोटेंशियल वी ए हो जाएगा, इस जगह पोटेंशियल वी वी हो जाएगा। तो यहाँ से चार्ज को यहाँ तक लाने में जो वर्क किया गया वो कितना किया? वर्क ए बी किया गया। कितना किया गया? ए बी वर्क किया गया। यहाँ से यहाँ तक चार्ज को जो लाने में वर्क किया गया है वो ए बी वर्क किया गया, और चार्ज की वैल्यू मैं वहीं रख देता हूँ, प्लस क्यू, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। चार्ज की वैल्यू कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चार्ज की वैल्यू मैं यूनिट अभी मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क किया गया, तो पोटेंशियल जो होगा ए बी के बीच का, है ना, इसको मैं ऐसे लिखूंगा वी बी माइनस वी ए, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू होगा वर्क ए बी बाई क्यू चार्ज, जो भी प्लस क्यू चार्ज है, तो वो आ जाएगा। तो पोटेंशियल का डिफरेंस अब पूछेगा, पोटेंशियल का डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो इनके बीच का वर्क हुआ वो बाई यूनिट चार्ज हमने कर दिया, तो ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, है ना। तो किसी भी दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस को, अगर मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस को लिखूं डेल्टा वी, तो वर्क डेल्टा वर्क नहीं, वर्क लिख देंगे सीधे, ए बी के बीच का वर्क बाई क्यू, ये भी कह सकते हैं, है ना। अब हमें समझना है कि किसी भी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा, ठीक है। पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा? तो मान लीजिए 1 वोल्ट को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो V बराबर क्या होता है? V बराबर W बाई क्यू, ये होता है। तो V की वैल्यू मैं 1 करना चाहता हूँ, तो चार्ज की वैल्यू तो मैं 1 ही रख ही रहा हूँ, तो W की भी वैल्यू 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका हम डिफाइनेशन अगर देंगे कि कैसे 1 वोल्ट होगा, तो अगर 1 वोल्ट अगर लिखेंगे हम, तो वर्क की वैल्यू 1 वर्क हो जाएगी, है ना। 1 वर्क यानी 1 जूल कहेंगे, वर्क का ऐसा यूनिट, है ना। अगर आप V इज इक्वल टू W बाई क्यू कर रहे हो, अगर इसको वोल्ट में मेजर कर रहे हो तो इसको जूल में लिखोगे, जूल में, और इसको कूलम में लिखोगे, तो इसकी वैल्यू 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम, है ना। तो ये वोल्ट को लिखने का दूसरा तरीका हमको मिल गया, जूल पर कूलम या जूल कूलम की पावर -1, ठीक है। अब तुम्हें ये समझना है कि ये 1 वोल्ट कब कहलाएंगे, 1 वोल्ट का क्या डिफिनेशन है। अगर 1 वोल्ट को डिफाइन करना होगा तो क्या करना होगा? 1 वोल्ट, तो अगर मुझे 1 वोल्ट को डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो ऐसे डिफाइन करेंगे कि 1 वोल्ट का डिफिनेशन अगर मुझे देना होगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का, तो हम लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is said to be
1 volt is said to be 1 volt if 1 joule work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। डेफिनेशन आपके बुक में दिया होगा, मैं समझा रहा हूँ आपको। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का अगर वर्क 1 जूल है तो उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 1 वोल्ट है। एक और छोटी सी बात आप ध्यान रखिए कि 1 मिली वोल्ट अगर बोलेगा तो 10 का पावर माइनस 3 वोल्ट, 1 अगर बोलेगा मेगा वोल्ट या किलो वोल्ट बोल देगा तो 10 का पावर प्लस 3 वोल्ट हो जाएगा। किलो को 10 की पावर 3 से लिखते हैं। 1 मेगा वोल्ट बोलेगा, कैपिटल एम से लिखेंगे, तो मेगा वोल्ट बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर 6 वोल्ट। क्लियर है? तो मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया, फिर आगे बढ़ते हैं।